ऑलराइट, तो क्यों वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गई वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, देखिए पहला रीजन ये था अपने पास, मैं समझाऊंगा उसके बाद लिखिएगा। पहला रीजन ये था आपस में कोई कोऑर्डिनेशन इंडियंस का नहीं था। क्या रानी ऑफ झांसी और नाना साहेब, हालांकि दोनों का बहुत ज्यादा मराठा खानदान से बहुत करीबी ताल्लुक था, लेकिन क्या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन था इनका? नहीं। लिखिए अपने पास पहला रीजन, प्लीज पहला रीजन लिखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स इंडियंस। ठीक है, और एग्जांपल दे दीजिएगा अपने पास, एग्जांपल दे दीजिएगा कि जैसे झांसी, झांसी भी फाइट कर रहा था, कानपुर भी फाइट कर रहा था, बट इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। डज दैट मेक सेंस? एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे कि हम भी लड़े तुम भी लड़े, आओ साथ मिलकर लड़ते हैं। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? दूसरा, दूसरा रीजन ये था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इस वजह से भी फेल हुई क्योंकि इंडियंस के causes of fight, the reasons which motivated Indians to get involved in the war of independence were different and sometimes contrary to each other. For example, Nana Sahib was only interested to gain the lands of the Kanpur which the British had taken from him under doctrine of lapse. However, the Muslims were interested in reinstalling Bahadur Shah Zafar II. Are you getting my point? मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमान इस वजह से लड़ रहे थे ताकि मुगल सल्तनत दोबारा आ जाए। जैसे नाना साहब किस वजह से लड़ रहा था, वो चाहता था मुझे मेरी बस जमीनें जो तुमने ली है वो वापस कर दो। डज दैट मेक सेंस? अलग अलग थे, देखिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट रिबेल ग्रुप्स had different aims. Different rebel groups had different aims. Does that make sense? Are we clear on this? हर ग्रुप का आपस में मकसद बिल्कुल अलग था। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल किसकी दोगे यहाँ पे? मुसलमानों का क्या एजेंडा था? हाँ, टू सेव एम्पेरर, सेव एम्पेरर। और जैसे फॉर एग्जाम्पल नाना साहिब का क्या एजेंडा था? बिल्कुल, टू रीगेन लैंड, टू रीगेन लैंड। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू? आगे चलें। तीसरा, तीसरा ये था इंडियंस के पास मॉडर्न वेपनरी नहीं थी। देखिए अपने पास इंडियंस लैक मॉडर्न वेपनरी। अच्छे कैनन्स और राइफल्स मौजूद नहीं थे, अच्छे कैनन्स और राइफल मौजूद नहीं थे इनके पास, इंडियंस के पास। ठीक है, और ब्रिटिश के पास ये चीजें थी, वो कहां से आई थी? बिकॉज ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये एक रीजन था इंडियंस लैक मॉडर्न वेपनरी। ठीक है, और अंग्रेजों के पास बड़े बड़े क्या थे? कैनन्स थे और राइफल्स थे, तो वो इंग्लैंड से लाते थे। हमारे पास हम बेचारे चाकू पे लड़ने वाले थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंडियंस के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी कम थे। ठीक है, क्या देखें, आपने सुना होगा अक्सर हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर भी कि वॉर, युद्ध किससे जीता जाता है? रणनीति से जीता जाता है, स्ट्रैटेजी से। लेकिन इंडियंस हैड नो स्ट्रैटेजी or formal plan. Indians had no strategy or formal plan. Yes, British had plan कि हमें किसको किस तरह गिराना है, related to war of independence. ठीक है, इंडियंस बेचारे बिल्कुल ठंडे थे, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। बट मुझे बताएं, सिपॉइज की मूवमेंट किसकी ज्यादा तेज होगी? क्यों?
और उन्होंने क्या बनाए थे? रेलवेज. So Indian sepoys also considered it. Sepoys also considered it a risk to use railway during War of Independence. डरते थे, साफ सी बात है. ठीक है, they were scared, they feared railway use. ठीक है जी. Does that make sense? Are we getting it? ठीक है. So अच्छा, क्या सारे इंडियंस का कोई एक सेंट्रल लीडर था? नो सेंट्रल लीडरशिप. नो सेंट्रल लीडरशिप. ठीक है. वेयर एज अंग्रेज कैसे लड़े थे? ब्रिटिश को यूनाइट करने वाला कौन था? ब्रिटिश आर्मी वाज यूनाइटेड अंडर क्या? तो नशे में रहता है. was united under whom? रॉयल क्राउन. सही है. हम अपने क्वीन के लिए लड़ रहे हैं. ठीक है. सो दे वर यूनाइटेड अंडर दैट. डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? लेट्स मूव ऑन. अंग्रेजों के पास काबिल लोग थे, बिल्कुल जी, स्किल्ड मतलब फाइटर्स थे. ठीक है. दे हैड डिसिप्लिन्ड आर्मी एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी. डिसिप्लिन और हमारे पास नहीं थे. सो डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी वाज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन रिबेलियन. ठीक है. हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था. अंग्रेजों के पास क्या थे? अंग्रेजों के पास बिल्कुल काबिल लीडर्स थे. जैसे ओनील की एग्जांपल दी, निकलसन की एग्जांपल दी, जॉन कैम्पबेल थे, बहुत सारे लोग थे. लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं था. हमारे यानी अंग्रेजों के पास बिल्कुल टैलेंटेड सोल्जर्स थे, टैलेंटेड मिलिट्री लीडर्स थे. ठीक है. और जो इंडियंस थे, आप जाग लो, और जो इंडियंस थे उनके पास कोई भी अच्छे लीडर, उनके पास सारे बिल्कुल फारिग लीडर थे आप जैसे. ठीक है. किसकी? अच्छा, आर्मी ज्यादा किसकी बड़ी थी? तो नेचुरली अगर हम स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें तो इंडियंस हैड अ मोर एडवांटेज बिकॉज इट वाज देयर होमलैंड. लेकिन सिंस दे वर सो पैरालाइज्ड इन अ सेंस कि ना मोबिलिटी थी, ना वेपन्स थे, सो the number could not do anything, right? Could not save the war. सही है. Like they were not organized. The army was not organized. हाँ, failure था, बिल्कुल failure था. ठीक है. So no skilled leaders. और अंग्रेजों के पास स्किल्ड लीडर्स थे. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी. लेट्स एक और रीजन है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया, और वो कौन सा था? याद है मैंने आपको बताया था, पंजाब डिड नॉट सपोर्ट अस. ठीक है. लिख लें अपने पास ये, पंजाब डिड नॉट सपोर्ट. और किसने वो भेजे थे? यस, पंजाब डिड नॉट सपोर्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द रूलर ऑफ कश्मीर सेंट हिज ट्रूप्स. ठीक है. रूलर ऑफ कश्मीर ने ट्रूप्स भेजे थे टू हेल्प ब्रिटिश. ठीक है. Does that make sense? Are we all on the same page? ठीक है. हमारे हालात इस वजह से जो है ना वो बुरे थे. ठीक है. Does that make sense? इसी तरह एक और बंदा है जिसका आपका बुक में नाम जरूर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ उसका, लॉर्ड कैनिंग. ये पता है क्या कर रहा था? ये ना रिबेल्स के साथ ट्रीटीज बना रहा था. हाँ, उनसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हें ये देंगे. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छोड़ दो, हम तुम्हें ये देंगे. तो बहुत सारे रिबेल्स ने उन्होंने बोला कि यहाँ से तो लड़के इनके खिलाफ कुछ मिलना नहीं है, सीधा सीधा अंग्रेजों से दोस्ती कर लो. ही persuaded rebels to give up
to give up on war so that they could uh, give up on war in exchange of अलायंस या गुड्स वगैरह देते हैं आपको, जो है ना वो गिफ्ट्स वगैरह देंगे, ठीक है। जैसे कश्मीर के उन्होंने उसको क्या दिया था, कश्मीर के महाराजा को, मैंने आप लोगों को बताया था, कश्मीर के रूलर को अलाउ किया था कि आप जो है ना वो आप कश्मीर परचेज कर लें, दिस इज नाउ योर स्टेट, ओके। लेट्स किस चीज से, ओके सो ब्रिटिश जो एम्पायर है उसके बारे में अक्सर हम ये सोचते हैं कि इट had its root in India on the basis of just warfare. It was not true. British had its roots in India more on the basis of collaboration. Collaboration was an active British policy. आगा खान 1 के साथ इनकी कोलैबोरेशन थी, तभी सिंध फतेह हुआ। अमीरों को हरा नहीं सकते थे उनके बगैर ब्रिटिश, ठीक है। ही सर्व्ड एज अ मेन हब फॉर द ब्रिटिश, उनको कम्युनिकेट करते थे, खबरें देते थे ब्रिटिश को कि अब आप आए, अब आप, सो दिस वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, सबसे पहले अपने पास हेडिंग लिखें पॉलिटिकल आउटकम्स, राइट नाउ पॉलिटिकल आउटकम्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पॉलिटिकल आउटकम्स क्या हुए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पॉलिटिकल आउटकम्स क्या हुए। पहला बेटा पॉलिटिकल आउटकम ये हुआ कि अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान के ऊपर काबिज हो गए दोबारा से, ठीक है। देखिए अपने पास पहला, British were again masters of India, ठीक है, masters of India by 1850, by August 1858। पहला पॉलिटिकल आउटकम ये हुआ कि ब्रिटिश दोबारा से मास्टर बन गए इंडिया के, दोबारा से इंडिया इनके हाथ में आ गया, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल आउटकम क्या था, दूसरा पॉलिटिकल आउटकम ये था कि जो वॉर के प्रिजनर्स थे ब्रिटिश ने उनके साथ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से सलूक किया, ठीक है। लिखिए अपने पास वॉर प्रिजनर्स, और क्या किया इसके ऊपर मैं अभी आप लोगों को एक सोर्स भी कराऊंगा। वॉर प्रिजनर्स कॉमा स्पेशली मुस्लिम्स, खास तौर पे मुसलमानों के साथ ये लोगों ने पता है क्या किया, वर शॉट फ्रॉम कैनन्स, कैनन के मुंह के ऊपर मुसलमानों को बांधते थे और कैनन चला देते थे। मुसलमान पीसेस में एक इंसान को कैनन के ऊपर रखे आप, यानी कैनन का जो माउंट होता है ना जहां से बॉल रिलीज होता है कैनन का, उसके ऊपर उसके आगे मुसलमानों को बांधते थे और कैनन रिलीज कर देते, मुसलमान चिखड़े होके तो इंसान के जिस्म को क्रॉस करते हुए जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, सर अलग पैर अलग लास्ट हो जाए, ठीक है। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना, आप लोग डरे नहीं, सही है, मैं आपको डरा नहीं, ऐसी शक्लें बन के डरे मत आप लोग, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉलिटिकल आउटकम ऊपर से आएगा, मैंने आपको ऊपर बताया था इन्होंने बहादुर शाह जफर के बिल्कुल ले ली। देखिए अपने पास दे सेंट, हाँ मुसलमानों के साथ इस वजह से इस तरह बुरा सलूक किया था बिकॉज दे बिलीव दैट द मुस्लिम कम्युनिटी वाज सोनली रिस्पांसिबल फॉर WI। अंग्रेजों का ये मानना था कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई किस वजह से, क्योंकि जिहाद करने की ख्वाहिश किसको होती है, ये लोग ऐसा कह रहे थे मुसलमान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और हिंदू लीडर्स ने तो महाराजा की मैंने आपको एग्जांपल दी, उन्होंने तो हेल्प भी की थी, तो हिंदूज के खिलाफ दे टुक अ वेरी वेरी लीनिएंट अप्रोच, जनरली स्पीकिंग मुसलमानों के ऊपर ज्यादा सुनते, ठीक है। दे सेंट, और इसकी एक एग्जांपल ये भी है मुसलमानों के ऊपर जुल्म की, दे सेंट बहादुर शाह जफर टू एग्जाइल, बर्मा भेज दिया था। यू कैन राइट बर्मा और रंगून एक ही बात है, ठीक है। और इसके सन्स को क्या किया, हिज सन्स वर beheaded, his sons and grandsons were of course beheaded. Does that make sense? Are you getting my point? अब चौथी बात आ जाए, अब मुगल एम्पायर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब मुगल क्राउन को किसने रिप्लेस कर लिया,
इंग्लिश क्राउन ने, ठीक है। देखिए अपने पास मुगल क्राउन was replaced by the royal crown, was replaced by the royal crown. Does that make sense? ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, 1877 के अंदर फाइनली क्वीन विक्टोरिया was declared the empress of India. Queen Victoria was declared the empress of India. क्वीन विक्टोरिया को बोला गया था कि ये अब से इंडिया की वो है, प्रिंसेस है या क्वीन है, ठीक है। अब मुगल सल्तनत खत्म हुई, अब अंग्रेजों का राज शुरू हो गया, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? पांचवा देखिए अपने पास लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको इनका ऊपर बताया क्या था, इन्होंने अलायंस बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। He was made the first, सेक्शन 2 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। He was made the first viceroy of India. Does that make sense? Are you getting my point? वाइसरॉय की पोजीशन पहले क्या कहलाती थी, यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले वाइसरॉय का पुराना नाम क्या था? गवर्नर जनरल, ठीक है। अब नई पोजीशन आ गई है कौन? द वाइसरॉय। डज दैट मेक सेंस? नाउ द वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाज मेड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ, और वाइसरॉय का रिश्ता सीधा किससे होता है? क्वीन से होता है। क्वीन से उसने सेटिंग बना के रखी है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस? अच्छा, एक ये पॉलिटिकल आउटकम्स है। इसी तरीके से एक और आउटकम आया था जिसको कहा जाता है प्रोक्लेमेशन, जो मैंने आपको बताया, लिखिए अपने पास प्लीज। प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858, प्रोक्लेमेशन एक्ट, इसके ऊपर 4 मार्क का भी सवाल आ सकता है, ऑफ 1858। 1858 का प्रोक्लेमेशन एक्ट क्या था? बहुत आसान है। पहला इसमें ये बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स खत्म कर दिया गया। देखिए अपने पास पहला अबॉलिश्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, क्योंकि इन्होंने देखा मेन जंग का एक ये भी रीजन था, अबॉलिश्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। दूसरा देखिए अपने पास अंग्रेजों ने बोला अब हम मदरसों से और मंदिरों को छेड़ेंगे नहीं। देखिए नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस लाइफ। आप लोगों को सती करना है, आपकी मर्जी करें, हम दाखिला नहीं देंगे। नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस लाइफ, बिल्कुल ब्रिटिश ने निकाला था, क्वीन ने। 1858 में आए हैं तो वॉर से बचने के लिए आए। अरे वापसी वॉर का रिश्ता ना, नहीं, इन्होंने जब ये देखा कि वॉर की वजूहात क्या थी और उनमें से कौन सी हम खत्म कर सकते हैं, तो उन्होंने ये एक्ट निकाला, ठीक है। एंड दिस एक्ट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर्ड के अब जो है ना वो ऑफ कोर्स द वाइसरॉय वाला चेंज और पॉलिटिकल चेंजेस एक्ट के जरिए। मैं आपको कुछ कंटेंट्स बता रहा हूँ इस एक्ट के, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? ये 1858 है भाई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1857 में हुई है, अगस्त 1858 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई, तो उसके बाद ये एक्ट निकाला गया था। तीसरा लिखिए प्लीज अपने पास, इंडियंस को चांस दिया जाएगा कौन सी सर्विस में? Indians will be given a chance in civil service। और अगर ज्यादा डीप में आपको एक बात बताऊं, 1870s तक कोई हार्डली कुछ लोग थे जो इंडियन सिविल सर्विस के अंदर इंडियन से 1000 में से 2-3, यानी ये एक्ट आने के 20 साल बाद भी कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नजर इंडियंस, वो हालात ऑलमोस्ट वही चल रहे थे। आगे देखें प्लीज। हाँ, यानी नहीं, उसका लाजमी थी कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अब लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि अब हम इंडियंस को सिखाएंगे और आने, लेकिन अंग्रेज तो अपने एंड से तो ये कह रहे हैं हाँ आओ,
नाम का। जैसे मैं आपको बोलूं आप मेरे घर आओ और मैं दरवाजे बंद रखूं, कैसे आओगे? आप आ ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ आप आ नहीं रहे, आपका कसूर है, आप आओ, आप दरवाजे बंद रखो, ये तो गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंग्रेजों ने ये किया था, लिप सर्विस की थी खाली, ठीक है। चौथा लिखिए अपने पास, ब्रिटिश विड्रू, ब्रिटिश विड्रू। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा जो जिम्मा है वो किसके ऊपर डाल दिया था? मुस्लिम्स के ऊपर। तो मुसलमानों के मदरसों में से इन्होंने सारा फंडिंग निकाल ली। डज दैट मेक सेंस? ब्रिटिश विड्रू फंडिंग फ्रॉम मुस्लिम मदरसा। डज दैट मेक सेंस? मुसलमानों के मदरसे में से इन्होंने निकाल दी, ठीक है। और मुसलमानों के ऊपर दूसरा जुल्म क्या किया था? सिविल सर्विस के एग्जाम में इनको बैठने की इजाजत नहीं थी, खाली हिंदू सिर्फ हिंदू को। लिख लें अपने पास ये पांचवा, Muslims were not allowed to sit in civil service exams. Muslims were not allowed to sit in civil service exams. इसकी वजह से दंगे हो रहे, मुसलमान पिसते गए और फिर फाइनली जाके 1919 अर्ली 1900s के अंदर मुस्लिम लीग बनी सिविल डेपुटेशन के बाद। इसीलिए बनी क्योंकि हमने हमारे ऊपर जो है ना वो सरासर जुल्म किया जा रहा था। क्या कह रहे हो? बिल्कुल ज्यादा सपोर्ट करते थे। और जस्ट बाय द वे हिंदूज की पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस की बुनियाद रखने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ब्रिटिश अंग्रेज थे, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया। Am I clear on this? ये समझ आ गया आप लोगों को? तो ज्यादा ओवरऑल किसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट आ रहा है? मुसलमान। अपने पास हेडिंग डालें, यही हेडिंग मतलब वो टॉपिक यही कंटिन्यू है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन मुस्लिम्स, एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन मुसलमानों के। अच्छा, ये जो दो मैंने लिखा है आपको, ये दो तो एज इट इज आ जाएंगे अपने पास, कोई इंडिकेशन बना दीजिए, ठीक है। 4 और 5 वाला ऊपर से आ जाएगा। 4 और 5 वाला ऐसे ही लिखना है आपने, एज इट इज आ जाएगा। ये मुसलमानों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है जो ऊपर से कॉपी करना है, ठीक है। अगला लिखिए अपने पास, मुस्लिम्स पर declared as Muslims were declared as solely causing war of independence। मुसलमानों को बोला गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, तुम्हारी वजह से सिर्फ और सिर्फ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है। डज दैट मेक सेंस? इनको मैंने आपको बता दिया, मदरसा से फंडिंग निकाल ली गई, सिविल सर्विस के लिए नहीं बैठने गया, और देयर एंट्री इन इंग्लिश स्कूल्स वाज बैन्ड, देयर एंट्री इन इंग्लिश स्कूल्स वाज लिमिटेड। फिर ये सब काम आगे किसने ठीक किए? मुसलमानों को अगेन चढ़ावा किसने दिया? सर सैयद अहमद खान। उन्होंने आके लिखा था एक द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ताकि अंग्रेजों को ये बताएं कि हम आपसे डिसलॉयल, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे खाली हमारा हाथ नहीं था, ठीक है। वी विल कंक्लूड। ये तुम लोगों को आउटकम समझ आ गए? एक अपने पास जल्दी से आउटकम और लिख लें, द ब्रिटिश imposed vernacular press act, the British imposed vernacular press act in 1878। press act, British imposed vernacular press act in 1878, in 1878। Does that make sense? ठीक है। इसके जरिए पता है क्या बोला गया था? दिस एक्ट बैंड ऑल पब्लिकेशंस अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी आर्टिकल वगैरह कोई भी अगर कोई लिखता था उस पर ब्रिटिश ने बैन लगा दिया था।
This banned all anti-British writings. This banned all anti, मजा आ जाए ये अक्टूबर नवंबर मई जून के अंदर आ जाए सवाल आउटकम्स का, थ्रेशोल्ड भी लो हो जाएगा और आप लोगों ने पढ़ा है कम बच्चे पढ़ते हैं ना इसको। all anti-British writings were banned. All anti-British writings were banned. और last outcome, Arms Act was introduced. ये भी 18 के सेम ईयर में निकला था, ठीक है। Arms Act was introduced so that Indians could not. Arms Act was in, arms का मतलब पता है ना, हथियार, weapons. Arms Act was introduced so that Indians could not own weapons. So that Indians could not own weapons. Alright. Does that make sense? Are we clear on this? War of Independence समझ आ गया तुम लोगों को? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है।